Okay, hello everyone. This is Sanjeevani Academy, and I welcome you all in this summary session of Union Budget. कुछ वीक पहले ही बजट आया, लास्ट वीक ही जब ये वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है तब से, और यूनियन बजट की समरी लेकर मैं आप जनरल भी, ठीक है। सो बजट के समरी को हम 2 या 3 सेशंस में रखेंगे, 2 या 3 वीडियोस अपलोड होंगी। आज उसका पार्ट 1 है, ये आप ऐसा समझ सकते हैं। सो इसको आज हम करना शुरू करेंगे। कोशिश करूँगा 10-12 मिनट से ज़्यादा वीडियो ना जाए, मैक्सिमम 10 मिनट्स तक मैं कोशिश करूँगा सम अप करने की, ताकि चीज़ें एक्सप्लेन करते हुए ज़्यादा समय ना लगे, ठीक है। तो ये पार्ट 1 है, टोटल 3 पार्ट्स में आएंगे। ओके, सो स्टार्टिंग विथ द बेसिक्स, व्हाट इज़ अ बजट। सो आर्टिकल 112 के हिसाब से जो कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है, बजट को हम लोग एक एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट कहते हैं गवर्नमेंट का, ठीक है। क्या कहते हैं? एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट गवर्नमेंट का, ठीक है। जो टर्म है बजट, वो मेंशन नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन में। अब देखिए ये कितनी अजीब बात है। अगर आपको एग्ज़ाम में क्वेश्चन आए, ऊपर के 2 स्टेटमेंट्स लिखे हों कि विच आर्टिकल सिग्निफाइज द कॉन्स्टिट्यूशन, तो वो मतलब ऐसा है कि आपको याद है तो आप लिख पाएंगे, वरना थोड़ी मुश्किल हो जाएगी। मगर इट इज़ ऑल्सो नोन एज एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ गवर्नमेंट, स्टेटमेंट 1, एंड द सेकेंड स्टेटमेंट इज बजट इज़ नॉट मेंशनड इन द कॉन्स्टिट्यूशन। तो अब आपको ये देखना है कि दोनों में 1 सही, 2 सही, दोनों गलत, यही आते हैं। अब बहुत लोग क्या करेंगे, 1 तो चलो सही कर देंगे, उन्हें लगेगा हाँ कहीं पढ़ा है, मगर ये जो टर्म बजट इज़ नॉट मेंशन, हम बजट की समरी पढ़ रहे हैं, बजट ही मेंशन नहीं कर, तो हाँ ऐसा है। और इसको याद रखेंगे पीसीएस के हिसाब से। मैं क्योंकि चीज़ें बताता हूँ, ज़्यादातर समझाता हूँ, यूपी पीसीएस हो, बिहार पीसीएस हो, इवन हरियाणा पीसीएस हो, यहाँ पे आपको इन चीज़ों का ख्याल रखना है, ठीक है। ओके, ये जो स्टेटमेंट है, ये एस्टिमेटेड जो रिसीप्ट्स और एक्सपेंडिचर होते हैं गवर्नमेंट के पूरे फाइनेंशियल ईयर में, उसका एक आपको प्रतिबिंब दिखाई देता है, उसकी एक झलकी दिखाई देती है। बजट में डिटेल चीज़ें होती हैं, मगर समराइज़ करने के लिए मैंने आपको ऐसे बताया। जो डिपार्टमेंट है हमारा इकोनॉमिक अफेयर्स का, जो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंदर आता है, वही रिस्पॉन्सिबल होता है बजट को प्रिपेयर करने में। अगेन बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट, ये सारे देखिए स्टैटिक फैक्ट्स हैं, ये बदलेंगे नहीं कभी भी, तो इनको याद रखना बड़ा ज़रूरी है, क्योंकि ये हर साल आपके काम आएंगे रिवीजन के लिए। इसलिए मैंने इन बेसिक्स को भी लेकर चलना शुरू करा। सो डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स जो हैं, वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं यूनियन बजट के प्रिपरेशन में, ठीक है। क्योंकि 2024 जो है वो जनरल इलेक्शन ईयर था इस साल, तो गवर्नमेंट जो है उन्होंने इंटरिम बजट भी पेश करा था 1 फरवरी को, ठीक है। इंटरिम बजट कब पेश होता है? जनरल इलेक्शन ईयर के टाइम पे, ओके। पार्लियामेंट ने वोट ऑन अकाउंट को पास करा था इंटरिम बजट के थ्रू, जो अलाउ करता है गवर्नमेंट को पार्लियामेंट्री अप्रूवल लेने के लिए, ताकि एसेंशियल जो गवर्नमेंट की स्पेंडिंग वगैरह होती हैं, जैसे सैलरी अलाउंसेज, ऑन गोइंग एक्सपेंसेस, जो भी होता है खर्चा चलाने के लिए सिस्टम को, वो क्रय किया जा सके, ठीक है। और ऑल्सो देयर इज़ नो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविज़न फॉर एन इंटरिम बजट। अगेन बहुत इंपॉर्टेंट है, इंटरिम बजट के लिए कोई कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविज़न नहीं होता है, तो इसको भी हम लोग थोड़ा याद रखने की कोशिश करेंगे, ठीक है। ओके, अब हम बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ बजट की। तो बजट की क्लासिफिकेशन में अगर मैं बात करूं, तो इसको हम इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं कि एक होता है रेवेन्यू बजट, जिसमें आपके टैक्स, नॉन टैक्स रेवेन्यू, रिसीप्स, एक्सपेंडिचर जो होते हैं गवर्नमेंट के, वो इंक्लूड हो जाते हैं। और एक होता है कैपिटल बजट, जो कैपिटल रिसीप्स और पेमेंट को गवर्नमेंट के दिखाता है, ठीक है। पार्ट ए में अगर हम देखेंगे ना, तो एक मैक्रो इकोनॉमिक पार्ट होता है बजट का, जिसमें बहुत सारे बड़े बड़े मोटे तौर पे जो स्कीम्स होते हैं, प्रायोरिटीज़ होती हैं गवर्नमेंट की, उसको अनाउंस करा जाता है, एलोकेशंस करा जाता है कुछ सेक्टर्स को। जैसे इस बार भी कुछ वैसे 8-9 सेक्टर्स बने, जो आपको आगे दिखाऊंगा मैं, ठीक है। ये फाइनेंस बिल के साथ भी डील करते हैं, जिसमें आपके टैक्सेशन के कुछ प्रपोजल्स होते हैं, जैसे इनकम टैक्स में कुछ रिवीजन करना, इनडायरेक्ट टैक्सेस वगैरह, ठीक है। पार्ट बी जो है आपका, वो फाइनेंस बिल से डील करता है। जो आपके टैक्सेशन के प्रपोजल होते हैं, जैसे इनकम टैक्स रिवीजन्स हो गया या इनडायरेक्ट टैक्सेस हो गया, इनको थोड़ा इंक्लूड करता है। हल्का सा डिफरेंस है यहाँ पे, तो आप इस चीज़ को समझ जाएंगे, ठीक है। मैं बार बार रिक्वेस्ट करूँगा, वीडियो को पॉज करके प्लीज़ मेक अ नोट ऑल ऑफ इट, ठीक है। बहुत अच्छे से इसका नोट बनाएं आप लोग। वर्ड टू वर्ड लिखने की कोशिश करें, अपने वर्ड में लिखें, ये आपके ऊपर मैं छोड़ता हूँ, मगर वीडियो पॉज करके चीज़ों को लिखते ज़रूर हैं एटलीस्ट, ठीक है। ओके, मेजर बजट डॉक्यूमेंट्स। सो अपार्ट फ्रॉम फाइनेंस मिनिस्टर बजट स्पीच, क्या होता है कि कुछ डॉक्यूमेंट और भी प्रेजेंट करे जाते हैं पार्लियामेंट के एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट में। एक अंडर आर्टिकल 112 हो गया, डिमांड फॉर ग्रांट 113 हो गया, और कुछ फाइनेंस बिल होते हैं वो 110 के अंदर आते हैं। ये 110 वाला आर्टिकल तो आपको पता ही है ना, बहुत कॉमन है, बहुत बार प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस वगैरह में भी आ चुका है। हालांकि मैं लास्ट में आपको एक आर्टिकल की समरी भी दिखाऊंगा, जिससे आपको याद करने में और आसान हो जाएगी। वो पार्ट 3 के बिल्कुल एंड में आएगा, ठीक है। ओके, सो अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो है वो है प्रोसेस ऑफ बजट। इट्स इन द नेक्स्ट स्लाइड, प्रोसेस ऑफ बजट। ओके,
अब देखिए प्रोसेस जो है बजट का वो मैंने थोड़ा आपको इन्फोग्राफिक्स के थ्रू बताने की कोशिश करी है। सबसे पहले क्या है कि बजट को प्रेजेंट करा जाता है, फर्स्ट स्टेप। अब देखिए क्रोनोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको अगर अच्छे से आपने क्वेश्चंस देखे होंगे तो यूपी पीसीएस और बिहार पीसीएस के पीवाईक्यूज में इसके क्रोनोलॉजी को भी चीज़ें पूछी गई हैं, ठीक है। 1 तो एटलीस्ट हर ऑप्शन में यही मिलेगा, मगर 2, 3, 4 में काफ़ी रैंडमनेस होती है, तो अच्छे से इसको देखेंगे। बजट को सबसे पहले प्रेजेंट करा जाता है, फिर कुछ जनरल डिस्कशंस होता है बजट पे दोनों ही हाउस में, ठीक है। और फिर स्टैंडिंग कमिटीज़ जो होती हैं वो स्क्रूटनाइज करती हैं इंडिविजुअल मिनिस्ट्री जो ग्रांट्स की डिमांड कर रही हैं उसको, ठीक है। फिर डिटेल डिस्कशन होता है, वोटिंग होता है ग्रांट्स के ऊपर लोकसभा में, और तब अप्रोप्रिएशन और फाइनेंस बिल पास होता है। तो इस पूरे चीज़ को आप याद रखेंगे। टर्मिनोलॉजी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि प्रेजेंट होना, डिस्कशन होना, स्क्रूटनाइज होना, डिस्कशन होना अगेन, ठीक है। डिटेल डिस्कशन फिर होगा, एक जनरल डिस्कशन होता है, एक डिटेल डिस्कशन होता है, फिर अप्रोप्रिएशन एंड फाइनेंस बिल पास होता है, ठीक है। इस बार जो है गवर्नमेंट ने, हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ने 4 मेजर कास्ट की बात करी है। एक अन्नदाता फार्मर, एक महिलाएं वुमेन, गरीब पुअर, और युवा यूथ, ठीक है। सो ये 4 पिलर्स हैं यूनियन बजट के। आप इस बार के मेंस के अपने क्वेश्चंस में भी लिख सकते हैं इस चीज़ को, चाहे आप यूपी पीसीएस का GS3 देख लें या बिहार पीसीएस का GS2 देख लें, वहाँ बहुत अच्छे से ये काम आएगा। और बजट की जो थीम है वो भी इसी तरीके की है कि दिस बजट इज़ बेस्ड अपॉन 4 सेंट्रल पिलर्स: एम्प्लॉयमेंट, स्किलिंग, MSME एंड मिडिल क्लास, ठीक है। 9 बजट की कुछ प्रायोरिटीज़ हैं जो विकसित भारत की तरफ हमें लेके आगे जाने में मदद करेंगी। सबसे पहला है प्रोडक्टिविटी एंड रिजाइलियंस इन एग्रीकल्चरल सेक्टर, एम्प्लॉयमेंट एंड स्किलिंग, इंक्लूसिव ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट एंड सोशल जस्टिस, मैन्युफैक्चरिंग एंड सर्विसेज, अर्बन डेवलपमेंट, एनर्जी सिक्योरिटी, इंफ्रास्ट्रक्चर जो बहुत बड़ा कंसर्न भी रहा है, अभी आप देख सकते हैं जैसे भी मानसून के समय ये वीडियो रिकॉर्ड हो रही है तो साल का जो ये महीना होता है ना, जुलाई और अगस्त का, काफ़ी वाटर लॉगिंग के इश्यूज आते हैं, इवन जून में भी आते हैं, और 2-2.5 महीने मतलब बड़ी मुश्किल होती है। तो वो एक चीज़ है। इनोवेशन होता है रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए, और कुछ नेक्स्ट जनरेशन के भी रिफॉर्म्स हैं जो हम आगे आपको दिखाएंगे, ठीक है। ओके, अगर हम प्रायोरिटी 1 की बात करें जिसमें प्रोडक्टिविटी और रिजाइलियंस इन एग्रीकल्चरल सेक्टर की बात करी जा रही है, तो एग्रीकल्चरल रिसर्च कॉम्प्रिहेंसिव एक रिव्यू लाने की कोशिश करी गई है एग्रीकल्चरल रिसर्च सेटअप के अंतर्गत, जो कुछ चीज़ों पे फोकस करेगा। जैसे प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने की बात हो रही है, क्लाइमेट रिजाइलियंस वैराइटीज़ लाई जा रही है, ताकि अगर हम कुछ मॉडिफिकेशंस कर रहे हैं टेक्नोलॉजिकल टर्म्स में तो वो क्लाइमेटिकली डिस्टर्बिंग ना हो। जब ये वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है तो अभी से 2-3 दिन पहले ही हमारे वायनाड डिस्ट्रिक्ट में केरला के काफ़ी भयानक जो है वो फ्लड आया था, जिसके वजह से अभी काफ़ी लोग डिस्प्लेस्ड हैं, काफ़ी लोगों का देहांत भी हुआ है। तो इन चीज़ों को भी इसी तरह से ख्याल रखा जाता है, क्योंकि ये सारा डोमिनो इफेक्ट होता है। अगर एक चीज़ ख़राब होगी तो वो रिपल इफेक्ट होता है उसका, ठीक है। अगर हम कुछ बात करें आपको रिलीज़ ऑफ न्यू वैरायटी की, तो 100 न्यू हाई यील्डिंग क्लाइमेट रिसाइलेंट वैरायटी की बात करी गई है, जो 32 फील्ड एंड हॉर्टिकल्चरल क्रॉप्स को रिलीज़ करा जाएगा कल्टीवेशन बाय फार्मर। डेटा याद रखेंगे, 109 हाई यील्डिंग एंड क्लाइमेट रिसाइलेंट वैरायटीज़, 32 फील्ड एंड हॉर्टिकल्चरल क्रॉप्स की भी बात है, ठीक है। नेचुरल फार्मिंग के अंतर्गत 1 करोड़ फार्मर अक्रॉस द कंट्री विल बी इनिशिएटेड इनटू नेचुरल फार्मिंग सपोर्टेड बाय सर्टिफिकेशन एंड ब्रांडिंग इन नेक्स्ट 2 ईयर। ये देखिए ऑर्गेनिक फार्मिंग और नेचुरल फार्मिंग कहीं ना कहीं रहता है ये न्यूज़ में, तो इसको आप कर सकते हैं। अकॉर्डिंग टू द यूनियन बजट, natural farming 1 crore farmer across the country will be initiated into this and assimilated into this and will be supported by certification and branding in coming next 2 years, ठीक है। 10,000 need based bio input resource centers to be established, ठीक है। मिशंस कुछ होंगे पल्सेस एंड ऑयल सीड्स के लिए, और आपको पता है 2023 इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट भी डिक्लेयर करा गया था। तो ये थोड़ा सा ये सब चीज़ पे आपको सरसरी निगाह रखनी पड़ेगी कि क्या बताया जा रहा है, और इसको थोड़ा नोट भी करते चलेंगे जैसा मैं आपको कह रहा हूँ। स्ट्रैटेजी को एक लाने की कोशिश करी गई ताकि आत्मनिर्भरता में मिल सके ऑयल सीड्स के तरफ, जैसे आपके मस्टर्ड हो गए, ग्राउंडनट, सेसमे, सोयाबीन, सनफ्लावर, जो इंटरिम बजट में अनाउंस भी किए गए थे, ठीक है। वेजिटेबल प्रोडक्शन एंड सप्लाई चेन लार्ज स्केल क्लस्टर्स, जैसे आपके वेजिटेबल प्रोडक्शन के लिए हो गए, उनको क्लोज किया जाएगा मार्केट कंजम्पशन सेंटर के। अब देखिए जो सप्लाई चेन वाला आपने टॉपिक पढ़ा होगा ना, फॉरवर्ड लिंकेज, बैकवर्ड लिंकेज, वो जो पूरा GS3 का आपका एक पोर्शन है एग्रीकल्चर का, वो काफ़ी डिटेल में वहाँ पे सिलेबस भी दिया, अगर आप देखेंगे। यूपी PCS की बात करूँ जो UPSC का ही कॉपी पेस्ट है, तो वहाँ पे इन चीज़ों को काफ़ी अच्छे से बताया गया, सप्लाई चेन मैनेजमेंट एंड ऑल। क्या होता है कि कुछ
जो हम स्टोर करते हैं डीप स्टोरेज में, डीप फ्रीज़र में, तो कई बार लॉजिस्टिक इशू के वजह से चीज़ें ख़राब हो जाती हैं, उसका कॉस्ट बढ़ जाता है, इन्फ्लेट हो जाता है। तो इन चीज़ों का ख्याल रखते हुए कंजम्पशन सेंटर्स जो है ना, उनके जितना पास अगर इन चीज़ों को हम ला सकेंगे तो हमारा टाइम बचेगा, हमारे मनी बचेगा और चीज़ें इन्फ्लेट भी कम होंगी, जो कंजम्पशन, डेली कंजम्पशन की चीज़ें हैं। ठीक है। गवर्नमेंट जो है वो प्रमोट कर रहे हैं फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन को, कोऑपरेटिव्स को, स्टार्टअप जो है आपके एग्रीप्रेन्योर्स जिसको हम बोलते हैं ना, लिखने का एक तरीका मैं बता रहा हूँ, एक कीवर्डिंग मैं आपको बता रहा हूँ। एग्रीप्रेन्योर जो है आपके वेजिटेबल सप्लाई चेन्स के इंक्लूडिंग जैसे कलेक्शन, स्टोरेज एंड मार्केटिंग हो गया, ई नाम वगैरह जो ऑनलाइन चला करता है, वो इसी के तहत लिया गया एक कदम है जो पहले से ही चला आ रहा है। ठीक है, तो आप एग्जाम्पल के तौर पर भी उसे लिख सकते हैं। फिर एक डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चरल फॉर एग्रीकल्चरल की बात करी गई गवर्नमेंट की, जो पार्टिसिपेशन में होगा स्टेट गवर्नमेंट्स के थ्रू, जो इम्प्लीमेंटेशन होगा इसका डीपीआई का, डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर का एग्रीकल्चरल में, जो फार्मर्स को कवर करेगा और उनके लैंड को भी कवर करेगा 3 साल में। ठीक है। डिजिटल क्रॉप सर्वे की बात करी गई है फॉर खरीफ, ये इंपॉर्टेंट है, फॉर खरीफ यूजिंग द डीपीआई विल बी टेकन अप इन 400 डिस्ट्रिक्ट को चिन्हित करा गया, जिसमें 6 करोड़ फार्मर्स और उनके जो लैंड के डिटेल्स हैं वो भी फार्मर और लैंड रजिस्टर्स के थ्रू लिए जाएंगे। ठीक है। और इशुएंस ऑफ जन सामर्थ्य बेस्ड किसान क्रेडिट कार्ड, केसीसी, ये भी न्यूज़ में रहता है काफ़ी, विल बी इनेबल्ड इन 5 स्टेट्स। और श्रिम्प प्रोडक्शन जो है एक्सपोर्ट होगा फाइनेंशियल सपोर्ट का, ताकि आप एक नेटवर्क सेटअप कर सकें, न्यूक्लियस हो ब्रीडिंग सेंटर्स का, जिसमें श्रिम्प ब्रॉड स्टॉक्स विल बी प्रोवाइडेड। ओके। ओके, सो फाइनेंसिंग जो होगी श्रिम्प फार्मिंग की, प्रोसेसिंग की और एक्सपोर्ट की, वो नाबार्ड के थ्रू फैसिलिटेट होगी। आपको पता है जो भी एग्रीकल्चर या रूरल डेवलपमेंट से रिलेटेड चीज़ होती है इंडिया में, वो पूरा उसकी अपेक्स बॉडी नाबार्ड ही है। ठीक है। और नेशनल कोऑपरेशन पॉलिसी जो है सिस्टमैटिक, ऑर्डरली और ऑल राउंड डेवलपमेंट के लिए कोऑपरेटिव सेक्टर के लिए, तो इस चीज़ का भी